बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि यूरोप में चंद रोज में तारकीन वतन की कश्ती डूबने का दूसरा वाकया। स्पेन के कैनरी आइसलैंड के करीब कश्ती उलटने से 35 अफराद हलाक, 24 को बचा लिया गया। स्पेन में मुहाजिरीन की तंजीम वॉकिंग बॉर्डर की तर्जमान का कहना है कि कश्ती में 60 अफराद सवार थे, जिनमें से 39 लापता हैं। स्पेन की मैरीटाइम रेस्क्यू सर्विस का कहना है कि 2 लाशें निकाल ली गई हैं। यूनान कश्ती हादसे में नए इंकशाफात सामने आ गए। जिंदा बच जाने वालों ने यूनानी कोस्ट गार्ड को जिम्मेदार करार दे दिया। ऐनी शाहिदीन का कहना है कश्ती खींचने की कोशिश के दौरान उलट गई। एक पाकिस्तानी ऐनी शाहिद ने जेर हिरासत मुलजिमों में से 3 की शनाख्त कर ली। कहा, इंसानी स्मगलर्स हम पर तशद्दुद भी करते रहे। वज़ीर-ए-आज़म इंसानी स्मगलरों की कार्रवाइयाँ बर वक्त ना रोकने पर बरहम, तहकीकात की पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। कश्ती वाक़या के जिम्मेदारों को जल्द काफ़िर किरदार तक पहुँचाने का हुक्म। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सानिया यूनान पर आला सतह का इजलास। हुकाम ने ब्रीफिंग देते हुए बताया, हादसे में 102 अफराद को रेस्क्यू किया गया। 15 का ताल्लुक पाकिस्तान से है। मरकजी मुलजिम समेत 15 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार किया जा चुका। यूनान कश्ती हादसे पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। बताया गया कि 12 जून को यूनानी कोस्ट गार्ड ने कश्ती की निशानदेही की। कश्ती में 700 अफराद सवार थे। बताया गया कि कश्ती मिस्री शख्स की मलकियत है। ब्रीफिंग के मुताबिक 102 अफराद को रेस्क्यू किया गया। 15 का ताल्लुक पाकिस्तान से है। हादसे के बाद मरकजी मुलजिम समेत 15 अफराद को पकड़ा गया। इंसानी स्मगलर्स की कार्रवाइयां बर वक्त क्यों न रोकी गई, वज़ीर-ए-आज़म का इज़हार बरहमी। शहबाज शरीफ ने पूछा, तासीरीन का ताल्लुक जिन शहरों से है वहाँ ज़िले इंतजामिया हरकत में क्यों न आई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ज़िम्मेदारों को काफ़िर किरदार तक पहुँचाने और तहकीकाती कमेटी को जल्द रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर दाखिला को तहकीकात की निगरानी और ज़रूरी कानून साजी के लिए तजावीज़ मुरतब करने की भी हिदायत की। शाकिर अब्बासी, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कश्ती हादसे पर FIA हुकाम पर फट पड़े। कहते हैं कि जिस इदारे ने स्मगलिंग रोकनी थी वही इसमें मुलव्वस है। उधर FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 16 इंसानी स्मगलर्स को धर लिया। आज़ाद कश्मीर में भी 11 इंसानी स्मगलर्स पुलिस की गिरफ्त में आ गए। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर दिफा ने यूनान कश्ती हादसे को FIA की गफलत करार दे दिया। न्यू न्यूज से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा, कश्ती हादसे में इदारों की गफलत सामने आ रही है। जिस इदारे ने स्मगलिंग रोकनी थी वही ये काम कर रहा है। 40-50 साल से सिलसिला जारी है, जिसका मतलब है कि जिन लोगों ने इनको रोकना है वो इन लोगों के साथ मिले हुए हैं। बल्कि हो सकता है उन्हीं में से लोग जो है कारोबार भी यही करते हों। इधर कश्ती सानिया के बाद FIA का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। अब तक 16 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। गुजरात रीजन से 6, गुजरावाला से 8 और लाहौर से 2 इंसानी स्मगलर्स धर लिए। आजाद कश्मीर पुलिस ने भी मुख्तलिफ इलाकों से 11 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्त में ले लिया। FIA ने कतर से डिपोर्ट होने वाले मुसाफिर हबीबुल्ला और जाली वीजे पर ऑफलोड होने वाले मुसाफिर इमरान की मालूमात पर 2 मुकदमात दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। मुकदमात जुनैर और अफजल नामी एजेंट के खिलाफ दर्ज किए गए। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल मुसाफिरों के मोबाइल फोन में मौजूद टिकट्स की बुकिंग पर भी तफ्तीश कर रहा है। ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट का 2 रोज़ा सरबराह इजलास आज से फ्रांस में शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पेरिस पहुंच गए। एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सफ़ीर, आला फ्रांसीसी और पाकिस्तानी सफारती हुकाम ने वज़ीर-ए-आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन की दावत पर फ्रांस पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे और मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा मुल्क की हैसियत से अपना मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। इजलास में 50 से ज़्यादा ममालिक के सरबराहान मुमलिकत शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म फ्रांसीसी सदर के इशाइये में शिरकत के अलावा मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी करेंगे। फौजी अदालतों में ट्रायल का मामला अदालत उज़्मा में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ दरख्वास्तें इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ भी बेंच में शामिल। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ 4 दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। फौजी अदालतों में आम शहरियों का ट्रायल क्यों? सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ दायर दरख्वास्तें इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। नामजद चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा भी 9 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा है। 9 रुकनी लार्जर बेंच के दीगर जजेस में जस्टिस एजाजुल एहसन, मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी शामिल हैं। सरदार तारिक मसूद और जस्टिस आयशा मलिक भी 9 रुकनी लार्जर बेंच में शामिल हैं। मंगल के रोज सुप्रीम कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी, जबकि सीनियर वकील एतजाज एहसन और लतीफ खोसा ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से मुलाकात में दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त की थी। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दे दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा 17 सितंबर 2023 को ओहदे का हल्फ उठाएंगे।
چیف جسٹس عمر عطا بندیال 16 ستمبر 2023 کو ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ صدر مملکت نے چیف جسٹس کی تعیناتی آئین کے آرٹیکل 175(a)(3) کے تحت کی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ریٹائرمنٹ کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نئے چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے۔ صدر مملکت نے منظوری دے دی، حکومت کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری۔ ایوان صدر کے پریس ونگ کی طرف سے جاری بیان کے مطابق صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بطور چیف جسٹس آف پاکستان تعیناتی کر دی، جس کا اطلاق 17 ستمبر 2023 سے جسٹس عمر عطا بندیال کی ریٹائرمنٹ سے ہوگا۔ موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال آئین کے آرٹیکل 179 کے تحت 16 ستمبر 2023 کو ریٹائرمنٹ کی عمر حاصل کر لیں گے۔ صدر مملکت نے چیف جسٹس کی تعیناتی آئین کے آرٹیکل 175(a)(3) کے تحت کی۔ صدر مملکت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے 17 ستمبر 2023 کو عہدے کا حلف لیں گے۔ پاکستان میں عدلیہ کے اعلیٰ ترین منصب یعنی چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے تعینات ہونے والے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 17 ستمبر 2023 کو حلف اٹھائیں گے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 26 اکتوبر 1959 کو کوئٹہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد قائد اعظم محمد علی جناح کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک تھے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عیسیٰ کے والد مرحوم قاضی محمد عیسیٰ فشین قیام پاکستان کی تحریک کے سرکردہ رکن اور قائد اعظم کے قریبی ساتھی تھے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ابتدائی تعلیم کوئٹہ سے حاصل کی، بعد ازاں کراچی میں کراچی گرامر اسکول سے اے لیول اور او لیول مکمل کیا، جس کے بعد وہ قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن چلے گئے، جہاں انہوں نے کورٹ اسکول لا سے بعد پروفیشنل ایگزامینیشن مکمل کیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 30 جنوری 1985 کو بلوچستان ہائی کورٹ میں وکالت شروع کی اور پھر مارچ 1998 میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بنے۔ نومبر 2007 کو ایمرجنسی کے اعلان کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کرنے والے ججز کے سامنے پیش نہیں ہوں گے۔ اسی دوران سپریم کورٹ کی جانب سے 3 نومبر کے فیصلے کو کالعدم قرار دیے جانے کے بعد اس وقت بلوچستان ہائی کورٹ کے ججز نے استعفیٰ دے دیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بلوچستان ہائی کورٹ، وفاقی شرعی عدالت اور سپریم کورٹ میں جج مقرر ہونے سے قبل 27 سال تک وکالت کے شعبے سے وابستہ رہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ کو مختلف مواقع پر ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کی جانب سے متعدد مشکل کیسز میں معاونت کے لیے بھی طلب کیا جاتا رہا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 5 ستمبر 2014 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جج کے حیثیت سے حلف اٹھایا۔ وہ ان دنوں اسلام آباد میں اپنی اہلیہ کے ساتھ مقیم ہے اور ان کے 2 بچے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے بعض فیصلوں کے حوالے سے شہرت رکھتے ہیں، جن میں میمو گیٹ کمیشن، سانحہ کوئٹہ انکوائری کمیشن 2016، آرٹیکل 183(3) کے تجدید کا معاملہ 2018، فیض آباد دھرنا فیصلہ 2019، پی سی او ججز کیس اور ان کے خلاف ریفرنس بھی شامل ہے۔ تعیناتی کے بعد ان کا دور بہت مختصر ہوگا، وہ 25 اکتوبر 2024 کو عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے۔ پروڈکشن ٹیم کے ساتھ سعید بلوچ، نیوز اسلام آباد۔ ملکی معیشت کی بحالی کے لیے سول اور عسکری قیادت متحرک وزیر اعظم نے اپنی سربراہی میں ایپکس کمیٹی قائم کر دی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر عسکری حکام اور وفاقی وزراء کمیٹی میں شامل۔ ایپکس کمیٹی سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھنے والے ممالک کے لیے سہولت کاری کرے گی۔ آئندہ 3 سال میں ان ممالک کی سرمایہ کاری کو یقینی بنایا جائے گا۔ ملک کی معیشت کی بحالی کے لیے سول اور عسکری قیادت متحرک وزیر اعظم نے اپنی سربراہی میں ایپیکس کمیٹی قائم کر دی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور عسکری حکام بھی کمیٹی میں شامل۔ وزیر خزانہ، وزیر منصوبہ بندی، وزیر دفاع، وزیر دفاعی پیداوار اور دیگر وزراء ایپیکس کمیٹی میں شامل۔ بااختیار پاورفل ایپیکس کمیٹی ملک میں بیرونی سرمایہ کاری پر فریم ورک تیار کر کے سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھنے والے ممالک کے لیے سہولت کاری کرے گی۔ ذرائع کے مطابق 5 بڑے ممالک کا پاکستان میں بھاری سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار۔ سعودی عرب، یو اے ای، قطر اور بحرین پاکستان کا ساتھ دینے کو تیار۔ ایپیکس کمیٹی مختلف سفارشات پر دوست ممالک سے تبادلہ خیال کرے گی۔ ایپیکس کمیٹی ان ممالک کی پاکستان میں سرمایہ کاری کے امور کی مانیٹرنگ کرے گی۔ ایپیکس کمیٹی آئندہ 3 سال میں ان ممالک کی سرمایہ کاری کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کو بروئے کار لائے گی۔ شاکر عباسی، نیوز اسلام آباد۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ای سی سی نے کراچی الیکٹرک کے لیے صارفین پر ₹1.52 سرچارج عائد کرنے کی منظوری دے دی کہ الیکٹرک کے صارفین سے سرچارج 12 ماہ میں وصول کیا جائے گا۔ ای سی سی کی 76 ارب روپے فنڈز جاری اور استعمال کرنے کی بھی منظوری دے دی گئی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں شہراز احمد شیرازی اپنے اس رپورٹ میں۔ زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس کراچی کے بجلی صارفین سے 12 ماہ تک ₹1.52 فی یونٹ سرچارج
वसूली की मंजूरी दे दी। सरकारी बिजली घरों को 20 अरब रुपए इस्तेमाल करने की इजाजत भी दी गई। इजलास में गर्दशी कर्जा मैनेजमेंट प्लान के तहत IPPs को आइंदा 5 माह की अदायगी के लिए फंड्स की मंजूरी दी गई। कमेटी ने हदायत की कि IPPs को आइंदा 5 माह में माहाना 4 अरब रुपए की अदायगी की जाए। CDMP के तहत आजाद कश्मीर के वाजबात की मद में 56 अरब की अदायगी की भी मंजूरी दी गई। ECC इजलास में हुकूमती एजेंसीज को फार्मास्यूटिकल खाम माल इम्पोर्ट करने के लिए इम्पोर्ट पॉलिसी आर्डर में तरामीम मंजूर कर ली गई। वजारत तालीम और प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए 56 करोड़ 71 लाख की तकनीकी सप्लीमेंट्री ग्रांट भी मंजूर। ECC ने विफाकी टैक्स मुतसिब सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन के अखराजात के लिए 1 करोड़ 40 लाख रुपए की तकनीकी सप्लीमेंट्री ग्रांट भी मंजूर कर ली। वजारत दाखिला की समरी पर रेंजर्स के हेलीकॉप्टर के मरम्मती कामों के लिए 1 करोड़ 52 लाख रुपए की तकनीकी सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर। वजारत हाउसिंग की समरी पर 50 करोड़ रुपए की तकनीकी सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी भी दी गई। हमारी जंग गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई से है। 2018 में हमारे वोट पर डाका मारा गया। पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। मुसल्लत किए गए शख्स को अदम एतमाद के जरिए हटाया। बिलावल भुट्टो का कराची में किकरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखती। जब भी इंतखाबात के लिए माहौल साजगार होता है, पीपल्स पार्टी ही कामयाब होती है। दो 2018 के इलेक्शन में आपका वोट पे डाका मारा गया। आपने उसका इंतकाम जमहूरी तरीके से अदम एतमाद पेश करके उस नालायक को घर भेज दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालिफ बेरोजगारी है, गुर्बत है, महंगाई है, और हमने सब मिलके इन सारे मसाइल का मुकाबला करके हमारे नौजवानों को मौके फराहम करना है। जब सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही जीत जाता है। फैसलाबाद के निजी अस्पताल में नौमौलूद का अगवा। नामालूम खातून अस्पताल से बच्चे को अगवा करके फरार हो गई। MS अस्पताल के मुताबिक अगवाकार खातून 3 रोज से उस औरत के साथ मौजूद थी। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि फैसलाबाद के निजी अस्पताल में नौमौलूद बच्चे को अगवा कर लिया गया। MS अस्पताल के इस हवाले से कहना है कि ये जो औरत है वो 3 रोज से इस खातून के साथ मौजूद थी। कराची के इलाके कोरंगी में डाकों की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया और बल्दिया टाउन में भी फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हुआ। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाक़यात में 5 शहरी जख्मी हुए हैं और दूसरी तरफ पुलिस ने मुकाबलों के बाद एक डाकू को मार डाला, जबकि 5 डाकों की हालत में जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात बता रहे हैं नदीम आदिल अपनी इस रिपोर्ट में। लापता सयाहती आबदोज टाइटैन की तलाश में बड़ी पेशरफ्त। गहरे समंदर में कैनेडियन बहरी जहाज़ों और अमरीकी बहरिया के माहिरीन को आवाज़ों के सिग्नल मिल गए। रेस्क्यू टीमों ने सयाहों के बसने की उम्मीद जाहिर कर दी। समंदर की गहराइयों में गुम होने वाली आबदोज पर 2 पाकिस्तानी समेत 5 अफराद सवार थे। आबदोज में चंद घंटे की ऑक्सीजन बाकी, सर्च ऑपरेशन जारी है। टाइटैन वो आबदोज है जो सयाहों को टाइटैनिक के मलबे तक ले जाते हुए लापता हो गई। इस आबदोज में ऐसी क्या खास बात है कि $2.5 लाख हर मुसाफिर से लिया जाता है, और इस आबदोज को कंट्रोल कैसे किया जाता है, ये जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। एमरा क्रिकेट लीग में न्यू न्यूज़ ने 7 न्यूज़ और सच न्यूज़ की मुश्तरका टीम को 9 विकेटों से हरा दिया। लाहौर में होने वाले मैच में 7 न्यूज़ और सच न्यूज़ की मुश्तरका टीम ने पहले खेलते हुए 43 रन बनाए। हदफ के ताकुब में न्यू न्यूज़ के स्ट्राइकर्स ने जारहाना आगाज़ किया और चौथे ओवर में एक ही विकेट के नुकसान पर 44 रन का हदफ हासिल कर लिया। कंट्रोलर न्यू न्यूज़ शहरियार खान ने कामयाबी को टीम वर्क का नतीजा करार दे दिया। मोहम्मद उजैर को शानदार कारकर्दगी पर मैन ऑफ द मैच करार दे दिया गया। 5 ओवर्स में ही रिस्ट्रिक्ट रखा इनको और 50 से ज़्यादा ऊपर स्कोर जाने नहीं दिया, और उसके बाद जिस तरह बैटिंग की है लड़कों ने, और हम चौथे ओवर के शुरू में हमने ये स्कोर चेज़ किया, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि बॉयज़ जो हैं वो अगले मैचेस में भी ऐसे परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई हमने कर लिया और होपफुली हम अपना यही मोमेंटम बरकरार रखेंगे और फाइनल तक जाएंगे और फाइनल में जाके फाइनल की ट्रॉफी अपने नाम करेंगे। कामयाबी के बाद खिलाड़ियों ने जीत का जश्न भरपूर अंदाज से मनाया। ईरान में होने वाली अंडर 21 एशियन स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल मैच में पाकिस्तानी स्नूकर खिलाड़ी व साबका वर्ल्ड चैंपियन एहसन रमजान ने ईरान के खिलाड़ी मिलाद पुराली को 2 के मुकाबले में 5 फ्रेम से शिकस्त देकर फाइनल अपने नाम कर लिया।
16वें स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स के साइकिलिंग इवेंट में पाकिस्तान के उस्मान कंवर ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। उस्मान कंवर ने 5 किलोमीटर रोड रेस का फासला 7 मिनट 21.59 सेकंड में मुकम्मल किया। उस्मान कंवर ने पहली मरतबा वर्ल्ड गेम्स में हिस्सा लिया। गोल्ड मेडल जीतने के बाद उस्मान कंवर का कहना था कि वर्ल्ड गेम्स के लिए भरपूर तैयारी की थी और मुझे उम्मीद थी कि मैं विक्ट्री स्टैंड तक ज़रूर पहुंचूंगा, मगर गोल्ड मेडल जीतना एक ख्वाब था। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं। कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट और अरशद नदीम एशियन चैंपियनशिप से बाहर हो गए। सदर पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन अकरम शाही कहते हैं अरशद नदीम को नेशनल गेम्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए था। यूरोपीय यूनियन ने रूस पर मजीद पाबंदियां आयद कर दी। यूरोपीय यूनियन की जानिब से रूस पर पाबंदियों के 11वें पैकेज की मंजूरी दे दी गई है। पैकेज के तहत टेक्नोलॉजी के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली ऐसी अशिया को भी फहरिस्त में शामिल किया गया जो मुमकिन तौर पर रूस के फौजी सेक्टर के लिए मददगार साबित हो सकती हैं। नई पाबंदियों के तहत रूसी हुकूमत के ज़ेर कंट्रोल 5 ब्रॉडकास्ट इदारों के लाइसेंस भी मनसूख कर दिए गए हैं, जबकि मुबैना तौर पर यूक्रेनी बच्चों को गैर कानूनी तौर पर रूस डिपोर्ट करने के इल्ज़ाम में 71 अफराद और 33 इदारों के असासे मुंजमद किए गए हैं और उनका खैर मकदम भी किया गया। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में जोरदार धमाका, 30 अफराद जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। खबर एजेंसी के मुताबिक धमाका फौजी अस्पताल के करीब हुआ, जिसके बाद इमारत में आग लग गई। धमाके के बाद 2 अफराद भी लापता हुए। पुलिस हुकाम के मुताबिक फौरी तौर पर धमाके की वजह मालूम नहीं हो सकी। अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान के सरबराह मौलवी हैबतुल्लाह अखुंद ने अदालती हुक्म के बगैर किसी को भी सज़ा न देने का हुक्म जारी कर दिया। तालिबान हुकूमत के तर्जमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने मकामी मीडिया पर सुप्रीम लीडर के फैसले की तस्दीक कर दी। हुक्म के मुताबिक सिर्फ शरई अदालत को जुर्म साबित करने और मुजरिमों को सज़ा देने का इख्तियार हासिल होगा। अदालती हुक्म के बगैर किसी को मारने, पकड़ने या वीडियो बनाने पर पाबंदी आयद है। अब बात करते हैं कुछ मौसम की। लाहौर में आज दिन भर बादलों और सूरज के दरमियान आग मचोरी का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन हब्स और गर्मी का जोर बरकरार रहेगा। दर्जा हरारत भी 43 डिग्री को छुएगा। मौसम का हवाल जान लेते हैं न्यू के नुमाइंदे सलमान सिद्दीक से। जी सलमान, बताइए मौसम से मुतालिक। जी बिल्कुल, दिन का आगाज़ हो गया है और आज दिन भर बादलों और सूरज के दरमियान आँख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा। अगर आसमान की तरफ नज़र दौड़ाएं तो आसमान पर सूरज जो है वो पूरे अपने आबोताब से चमक रहा है। हल्के बादल भी देखने को नज़र आ रहे हैं और अगर मौजूदा दर्जा हरारत की बात की जाए तो मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 43 डिग्री तक जाएगा। अगर हवा की बात की जाए तो हवा 10 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चल रही है और हवा में नमी का तनासुब जो है वो 65% रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश के इम्कानात नहीं है, लेकिन ये ज़रूर माहिरीन की तरफ से कहा गया है कि 25 जून से 29 जून के दौरान बारिशें होंगी और अब्र रहमत बरसने से मौसम जो है वो खुशगवार हो जाएगा, जिसके बाद ईद भी ठंडी गुजरेगी और शहरी जो है वो मौसम से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। अभी की बात की जाए तो अभी हब्स महसूस की जा रही है, हवा जो है वो नहीं चल रही, लेकिन शाम के औकात में ये कहा जा रहा है महकमे मौसमियात की जानिब से कि मौसम में नरमी आएगी और ठंडी हवाएं चलने से मौसम कुछ बेहतर हो जाएगा। जी शुक्रिया आपका। मुल्क में होशरुबा महंगाई ने इज्तिमाई कुर्बानी के हिस्सेदारों को भी न छोड़ा। आमदन में कमी और महंगाई के बायस कुव्वत खरीद न होने की वजह से इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा डालने वाले अफराद में 25 से 30% की कमी हो गई। इस हवाले से देखते हैं लाहौर से शेख उमर दराज की ये रिपोर्ट। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी हर मुसलमान का ख्वाब, लेकिन होशरुबा महंगाई ने इस साल इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा लेने वालों को सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मुश्किल में डाल दिया। अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के नायब सदर और इंचार्ज कुर्बानी मुहिम जिकरुल्लाह मुजाहिद का कहना है कि इस साल गुज़श्ता साल की निस्बत तकरीबन 30% इज्तिमाई कुर्बानी के हिस्सेदारों में कमी आई, जबकि नाज़िम आला मिनहाजुल कुरान राना मोहम्मद इदरीस का कहना है कि इस साल छोटे जानवरों की कुर्बानी में नुमाया कमी आई है। बकरा तो लोगों की पहुँच से ऑलमोस्ट दूर हो गया है और अमीर लोग ही बकरा खरीद सकेंगे, लेकिन गाय की कुर्बानी भी जितनी महंगी हो गई है तो मुझे ये डर है कि पिछले सालों से कम 25% जो है गाय की कुर्बानी के भी कम होने का खतरा मौजूद है। हकाइक ये है कि जिस तरह महंगाई बढ़ रही है और महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है, तो उस कुर्बानी की फिक्र में भी कमी आ रही है। ज़्यादा लोग इज्तिमाई कुर्बानी की तरफ जा रहे हैं कि कम पैसों में चलो कम अज़ कम वो कुर्बानी वाला जो एक वाजिब है, फरीज़ा है, वो अदा हो जाए। दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि महंगाई के बायस पहले ही कर के अखराजात पूरे नहीं होते। कुर्बानी तो दूर की बात, घर का किचन चलाना भी मुश्किल हो चुका है। पहले 14-15 हज़ार का हिस्सा होता था और आजकल जो है वो 24 से 25 हज़ार का हिस्सा चल रहा है, तो इसलिए बहुत मुश्किल हो गया। अपना जानवर लेना तो नामुमकिन वाली बात हो चुकी है। इज्तिमाई कुर्बानी वाला जानवर भी जो है वो 20 से 25 हज़ार रुपये तक उसका वो हिस्सा पहुँच गया है, जो कि आम आदमी की पहुँच से दूर है।
एक तरफ इज्तिमाई कुर्बानी के हिस्सेदारों में कमी हुई है तो दूसरी जानिब बकरे की कुर्बानी करने वाले अफराद में इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा डालने पर मजबूर नजर आते हैं। बिलाशुबा सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी हर मुसलमान की ख्वाहिश है, जिसकी तकमील के लिए कम आमदनी वाले अफराद इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा डालकर सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हैं। रवां बरस कमर तोड़ महंगाई के बाइस इन हिस्सादारों में भी कमी वाक़या हुई है। कैमरामैन अमीन चौधरी के साथ शेख उमर दराज, न्यूज़ लाहौर। मुनफरिद अंदाज, महसूर कुन आवाज़, कवाली को नई जहत देने वाले अमजद साबरी को हमसे पिछले 6 बरस बीत गए। उनके दिल लुभाने और सहर तारी करने वाली आवाज़ आज भी मद्दाह नहीं भूले। अमजद साबरी को मुतादिद अवार्ड समेत प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के एजाज़ से भी नवाजा गया। आसमान से गिरा खजूर में अटका, लेकिन खातून पैराट्रोपर ने मुहावरे को उल्टा साबित कर दिया। खातून ने ज़मीन से उड़ान भरी और खजूर में जाट की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुसलसल तगदो के बाद 3 खिलाड़ी टेनिस की दुनिया के मशहूर तरीन सितारे बन गए। हॉलीवुड की हिम्मत और चैलेंजेस से भरपूर फिल्म चैलेंजेस का ट्रेलर जारी कर दिया गया। 15 सितंबर को रिलीज़ की जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए नियो।